गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम रीजनल ज्योग्राफी के अंदर नदर्न अमेरिका का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी चर्चा करेंगे। ये जो विषय है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और रीजनल या वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो दो शब्द जो हम ज्योग्राफी में देखते हैं, एक ड्रेनेज पैटर्न होता है, एक ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवा तंत्र और अपवा प्रतिरूप। तो अपवा प्रतिरूप जहाँ नदी और उसकी सहायक नदियों के ज्यामितीय या ज्योमेट्रिक जो है विन्यास को दिखाता है, वहीं जो ड्रेनेज सिस्टम होता है या अपवा तंत्र होता है उसके अंतर्गत विभिन्न नदियों की उत्पत्ति, उसके विकास यानी अपवा प्रतिरूप जो है वो ड्रेनेज सिस्टम का ही एक पार्ट है। उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पूर्व के वीडियो के अंदर फिजिकल जो डिविजन्स हैं अमेरिका के उसको पढ़ाने का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि जो उच्चावचीय विभिन्नता विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हमें देखने को मिलती है वो वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ इस तरह की नदियाँ भी होती हैं जिनके ऊपर उच्चावचों का प्रभाव देखने को नहीं मिलती और वो पूर्ववर्ती जो मार्ग है उसका अनुसरण करती हैं, उनको हम पूर्ववर्ती नदियाँ, और जो नदियाँ ढाल के अनुरूप बहती हैं उनको हम अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट रिवर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम अमेरिका का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अध्ययन करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम की जब हम बात करें तो अमेरिका के ड्रेनेज सिस्टम को मुख्यतः 4 भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। पहला है कि वे नदियां जो अपना जल प्रशांत महासागर में लेके जाती हैं उनको पैसिफिक ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत शामिल करते हैं। वे नदियां जो अपना आर्कटिक सागर या उससे जुड़े हुए जो लघु जो सी एरियाज हैं उनको आर्कटिक ड्रेनेज सिस्टम के अंदर शामिल करते हैं। जबकि अटलांटिक जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अटलांटिक महासागर के अंदर जो नदियां अपना जल लेके जाती हैं उनको अटलांटिक ड्रेनेज सिस्टम में शामिल करते हैं। कुछ इस तरह का जो एरिया है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि निम्न वाला भाग है, लो लैंड एरियाज हैं, वहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम यानी वहाँ बहने वाली जो नदियाँ हैं वो अपना जल समुद्र तक नहीं ले जा पाती, यानी स्थलीय भाग से उत्पन्न होकर स्थलीय भाग पर ही समाप्त हो जाती हैं। इस तरह का जहाँ अपवा तंत्र हमें देखने को मिलता है उसको हम अंतः स्थलीय अपवा तंत्र के नाम से जानते हैं। हम एक एक का अब यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पैसिफिक ड्रेनेज सिस्टम की हम यहाँ बात करेंगे। तो पैसिफिक ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करें तो जैसे कि हमने कहा था कि उत्तरी अमेरिका के अंदर हम मिडिल अमेरिका, यूएसए, कनाडा, इन सब को शामिल करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो मुख्य जो नदियाँ हैं उनकी मोटी मोटी बात करें तो अलास्का के अंदर यूकोन रिवर, कनाडा के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ महत्वपूर्ण जो नदी है वो मैकेंजी रिवर है, जो बीफोर्ड सी जो आर्कटिक सी का पार्ट है उसके अंतर्गत लेके जाती है। यूकोन जो रिवर है वो बेरिंग सी के अंदर अपना जल गिराती है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो पैसिफिक जो ओशियन है उसके अंदर जो जाने वाली जो मुख्य जो नदियाँ हैं उसकी अगर हम बात करें तो फ्रेजर है, कोलंबिया रिवर है, कोलोराडो रिवर है, और जो इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब यहाँ जैसे मैंने बात की युकन नदी है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो अलास्का के अंदर ही युकन जो प्लेट्यू है वहाँ से उत्पन्न होती है और ये अपना जल बेरिंग सागर के अंदर लेके जाती है। और युकन जो रिवर है उसकी जो मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं उसमें टरानन और पोर्क्यूपाइन जो नदी है महत्वपूर्ण है। फ्रेजर नदी की बात करें तो फ्रेजर जो नदी है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो कोलंबिया का जो पठार है। जब हमने पश्चिम कॉर्डिलेरा की बात की थी पूर्व के वीडियो में, तब आपको बताया भी था कि पूर्व के अंदर रॉकीज और पश्चिम के अंदर पैसिफिक जो कोस्टल जो रेंज है उनके मध्यवर्ती भाग के अंदर पठारी जो भाग पाए जाते हैं उसमें कोलंबिया पठार भी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेजर जो नदी है उसकी उत्पत्ति कोलंबिया पठार से होती है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये फ्रेजर रिवर है और इसकी उत्पत्ति जो है कोलंबिया पठार से होती है। और ये अपना जो जल है पैसिफिक जो कोस्ट है, ये प्रशांत महासागरीय जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर वैंकूवर के निकट अपना जल वहाँ गिराती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, फ्रेजर नदी की सहायक नदियों की बात करें तो टॉमसन और निकोना जो नदी हैं वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। जब आप ये वीडियोज़ आप देखते हैं तो आपके पास एटलस ज़रूर होना चाहिए जिन नदियों की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी नदियों को हम यहाँ मैप के माध्यम से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उन नदियों को आप एटलस से भी देखें तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद होंगी।
दूसरी नदी की बात करें, कोलंबिया नदी की बात करें, कोलंबिया जो नदी है इसकी जो उत्पत्ति जो होती है वो सेलकर्क जो प्लेट्यू है वहाँ से होती है और ये अपना जल पोर्टलैंड के निकट प्रशांत महासागर में ले जाकर गिराती है। इसकी जो मुख्य जो सहायक नदियाँ हैं, जब हमने कोलंबिया रिवर की बात की, ये कोलंबिया रिवर है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है। फ्रेजर जो रिवर है वो भी पूर्व से पश्चिम की तरफ, और जो यूकोन जो रिवर है जो बेरिंग सागर के अंदर थोड़ा उत्तर की तरफ जाएगी, फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाकर बेरिंग सागर के अंदर अपना जल गिराती है। कोलंबिया जो रिवर है इसकी बात करें तो ओका, नोगन और स्नेक इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण जो डैम्स हैं कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो कोलंबिया जो रिवर है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर जो बांध बनाए गए हैं उनका उद्देश्य ही है कि जल विद्युत का निर्माण किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ के जो डैम्स हैं उसके अंदर ग्रैंड कूलर डैम है और रोनेविले डैम है जो कि कोलंबिया नदी के ऊपर बने हुए हैं। ये परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। और दूसरी जो बड़ी जो महत्वपूर्ण जो नदी है जो कि पैसिफिक महासागर में जाती है, सैक्रामेंटो और सन जोक्विन जो रिवर है, इन दोनों नदियों की खास बात यह है कि ये नदियां विपरीत दिशा से आकर एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ हम देखें तो इस तरह से ये नदियां आती हैं, एक नॉर्थ से साउथ की तरफ, एक साउथ से नॉर्थ की तरफ, फिर ये अपना जो जल है वो प्रशांत महासागर के अंदर लेकर जाती हैं और बाद में एक दूसरे मिलती है और ओकलैंड के निकट ये समुद्र में गिर जाती हैं। कैलिफोर्निया की जो घाटी का निर्माण करने वाली जो दो नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं, इनका जो उत्पत्ति की हम बात करें तो ग्लेशियर्स का जो है इन नदियों की घाटियों के निर्माण में जो पूर्व के अंदर जो ग्लेशियर टाइम पीरियड आया उस टाइम यहाँ हिमकाल के अंदर हिम का जमा हो गया, जब वो पिघल गई तो उन ग्लेशियर्स के कारण, लंबवत इरोजन के कारण जो वेलीज का निर्माण हुआ, तो वो जो उसी के अंदर जो है ये सैक्रामेंटो और सन जोक्वेन जो नदियां हैं प्रवाहित होती हैं। अब जो कोलोराडो जो नदी है ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी नदी है जो कि पैसिफिक ओशन में जाती है। इसकी अगर हम नक्शे में भी हम देखना चाहें तो यहाँ हम देख पाते हैं कि ये कोलोराडो रिवर है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से बहती हुई जो कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है वहाँ अपना जल लेके जाती है। और इसकी नदी के द्वारा, जब हमने पूर्व में बताया था कि सबसे बड़ा जो कैनियन है ग्रैंड कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी के द्वारा किया गया है और इसके ऊपर ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और इसके ऊपर जो बांध बने हुए हैं, एक बोल्डर और एक हुवर डैम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से ये पूछा भी जाता है कि हुवर डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, या आप कोलंबिया की बात करें तो ग्रैंड कूलर डैम कौन सी नदी के बना हुआ है। तो इस तरह के जो सवाल हैं आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करें आर्कटिक जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी हम बात करें तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आर्कटिक या आर्कटिक से संबंधित जो सी जो एरियाज हैं उनको हम यहाँ पे शामिल करते हैं। उसमें चाहे वो हडसन की खाड़ी हो या बफिन सी हो या ब्यूफोर्ड सी हो और या आर्कटिक ओशन की हम बात करें। यहाँ जो महत्वपूर्ण जो नदी है हमने बात की थी कि मैकेंजी जो रिवर है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहकर ब्यूफोर्ड सी के अंदर अपना जो जल है वो गिराती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ से जाएगी और इस तरह से ये जो रिवर है ब्यूफोर्ड सी के अंदर मैकेंजी जो रिवर है अपना जल लेके जाती है। और ये इसी तरह से कुछ इस तरह की नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और वो अपना जो जल है जो हडसन की जो बे ऑफ हडसन है, सॉरी हडसन का जो सागर है उसके अंदर लेके जाती है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो नदी है वो नेल्सन रिवर जो है उसको यहाँ हम उसको शामिल करते हैं। और यहाँ से जो नदी है इस तरह से अपना जल हडसन के जो सागर है, बे ऑफ हडसन है, हडसन की खाड़ी के अंदर अब लेके जाती है। इसी तरह से ये जो नदियाँ जो हैं हमने ये जो दिखाया आपको, इसमें जो रिवर अथावास्का और रिवर पीस जो रिवर्स हैं, यहाँ हम बात करें ये दो रिवर्स हैं। एक रिवर जो है यहाँ दो हमने दिखाई, एक रिवर का नाम अथावास्का है और एक रिवर का नाम पीस रिवर है। दोनों अपना जो जल है जो अथावास्का जो लेक है यहाँ पर, जिसको हमने अथावास्का लेक बताया है, यहाँ अपना जल जाकर वो गिराती हैं। इसके बाद अथावास्का लेक से जो जल है यहाँ ग्रेट स्लेव लेक हम देख पा रहे हैं, यहाँ ग्रेट स्लेव लेक है।
इस ग्रेट स्लेव लेक के अंदर स्लेव जो रिवर है वो अपना जो जल है वो यहाँ लेके जाती है अथाबास्का लेक से, और उसके बाद ये अपना जल ग्रेट स्लेव लेक के अंदर गिराती है। और यहाँ के बाद जो ग्रेटर स्लेव लेक से जो मैकेंजी जी रिवर है उसकी उत्पत्ति होती है। इसी चीज़ को हमने यहाँ दिखाया है कि रिवर अथाबास्का और रिवर पीस, उसके बाद ये अथाबास्का लेक के अंदर अपना जल गिराती है। फिर वहाँ से एक नदी की उत्पत्ति होती है रिवर स्लेव। रिवर स्लेव जो अपना जल है वो ग्रेट स्लेव लेक में गिराती है, और जब यहाँ पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो यहीं से मैकेंजी रिवर की जो उत्पत्ति होती है वो उत्तर की तरफ बहकर ब्यूफोर्ड सी के अंदर अपना जल गिराती है। तो इसको हमने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक इसी तरह से हम जब बात करें तो रिवर ऑफ नॉर्थ सेचुआन और साउथ सक्सेचुआन जो रिवर्स है, ये अपना जो जल है यहाँ पे लेक ऑफ विनीपेग है, और यहाँ जो दो नदियाँ हमने बात की नॉर्थ सस्केचुआन और साउथ सस्केचुआन की बात की, ये अपना जल लेक ऑफ विनीपेग में लेके जाती हैं। और यहाँ विनीपेग लेक के अंदर जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ से नेल्सन रिवर की उत्पत्ति होती है, और नेल्सन जो रिवर है वो हडसन की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है। इसको हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है। यहाँ से दोनों नदियाँ हैं, ये अपना जल विनीपेग लेक के लेके जाती है, और विनीपेग लेक से नेल्सन रिवर की उत्पत्ति होती है, और वो हडसन की खाड़ी के अंदर अपना जो जल है गिराती है। अब यहाँ जो अन्य जो छोटी नदियाँ भी हैं जो आर्कटिक ड्रेनेज सिस्टम के अंदर शामिल किया जाता है, उसके अंदर चर्चिल रिवर है। यहाँ हम देख पाएंगे कि चर्चिल रिवर, ये चर्चिल रिवर है, ये चर्चिल रिवर है जो हडसन की खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है। और इसी तरह से अन्य जो छोटी नदियाँ हैं उसकी बात हमने यहाँ आपसे की कि सेवर्न रिवर है, अल्बेनी नदी है, मूज नदी है, ईस्ट मेन रिवर है। तो ये आर्कटिक ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट है ये सारी नदियाँ, चाहे वो मैकेंजी हो, चाहे नेल्सन हो, चाहे अन्य जो नदियां हैं जिनकी हमने यहाँ बात की, विशेषकर अंडरसन हो, हॉर्टन नदी, कॉपर माइन नदी हो, या नेल्सन रिवर की बात करें, चर्चिल, सेवर्न, अल्बेनी, मूज, ये आर्कटिक ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ हम अटलांटिक जो नदी प्रणाली है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ उससे पहले इस डायग्राम के अंदर हम उन नदियों को देखना चाहें तो हम यहाँ देख पाएंगे कि जो इस अटलांटिक महासागर के जो नदियाँ जाती हैं, यहाँ हमने कहा था कि ये ओहियो रिवर है, मिसिसिपी, मिसोरी, मिसिसिपी की जो सहायक नदी है वो मिसोरी है, जो कि इसके अगर नदी की दिशा के हिसाब से हम देखें तो राइट हैंड साइड से आकर मिलने वाली नदी जो मिसोरी है, इधर से लेफ्ट से आके बड़ी नदी जो है वो ओहियो रिवर है। और इसी तरह से जो गल्फ ऑफ मैक्सिको अंदर रियो ग्रांडे है, रेड रिवर है, और ब्रेजोस जो रिवर है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ जो ग्रेट जो लेक्स है उसके अंदर ये सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी, ओंटारियो से आगे की तरफ निकलती हुई सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो कि अटलांटिक सागर के अंदर अपना जल गिराती है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं जो कि अटलांटिक महासागर का जो इसका अपवा तंत्र है उसके अंदर शामिल करते हैं। लेब्राडोर जो प्लेट्यू है उससे निकलकर सीधे अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियों की हम बात करें तो यहाँ हैमिल्टन जो रिवर है बहुत महत्वपूर्ण है। कैनेडियन शील्ड की हमने बात आपसे की थी, वहाँ पे उसके दक्षिण पश्चिम के अंदर जो वृहद जो झीलें हैं वहाँ से अटलांटिक महासागर में जाने वाली जो महत्वपूर्ण जो नदी है वो सेंट लॉरेंस नदी है, जो कि उत्तर की और उत्तर पूर्व की तरफ बहकर अटलांटिक महासागर के अपना जगलाती है। इसकी जो मुख्य जो सहायक नदियां हैं उसके अंदर ओटावा और शैग्यूनिया नदी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हमने अपलेशियन माउंटेन की बात की थी। अपलेशियन के बाद हमने जो दोनों तरफ एक तरह से अपलेशियन जो है एक वाटर डिवाइडर का काम करता है, जल विभाजक का काम करता है, और छोटी छोटी नदियां यहाँ से निकलती है। चाहे वो हडसन रिवर की बात की, हमने हडसन और मोहावक नदियों को जो अपलेशियन को नदर्न और सदर्न अपलेशियन पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, तो अब हमने यही कहा था कि हडसन और मोहावक जो नदियाँ हैं वो इसको दो भागों में डिवाइड कर देती हैं। तो अन्य जो नदियां हैं हडसन रिवर है, मोहावक नदी है, डिलावियर है, सस्केहाना नदी है, रोनाक नदी है, जेम्स नदी है। पोटामेक की बात करें, पोटामेक जो नदी है इसी के ऊपर जो वाशिंगटन डीसी जो है इसी नदी के ऊपर बसा हुआ है। जब हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो हडसन नदी के किनारे पे वो बसा हुआ है।
इसी तरह से अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में या रॉकी और अपलेशियन के पश्चिम के अंदर जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण या नदर्न अमेरिका का सबसे बड़ा जो अपवा तंत्र है वो मिसिसिपी और मिसौरी जो नदियां हैं मिलकर उस अपवा तंत्र का निर्माण करती हैं, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती हैं। तो इस तरह से मिसिसिपी की जो सहायक नदियां हैं वो आयो नदी है, मिसौरी अरकानसास है और रेड रिवर्स है। और ये जो मिसिसिपी मिसौरी जो रिवर है इसका जो डेल्टा है वो पंजे की आकार का ये डेल्टा है उसका निर्माण करती है। अन्य जो स्वतंत्र नदियों की बात करें, अलाबामा रिवर है, रियो ग्रांडे रिवर है। रियो ग्रांडे जो रिवर है मैक्सिको और यूएसए के बीच में एक प्राकृतिक सीमा, नदी के द्वारा निर्धारित एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण यहाँ करती है। यहाँ हमने इस मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है उसको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये डायग्राम में भी हम आपको समझाएंगे कि ये जो मिसिसिपी मिसौरी जो रिवर है ये जो सुपीरियर जो रिवर है उसके दक्षिण पश्चिम की तरफ से प्रवाहित होकर दक्षिण की तरफ जाती है और उसके बाद इसके जो राइट हैंड साइड से अगर हम वीडियो की तरफ से हम देखें तो वो लेफ्ट लगेगा, लेकिन जो नदी की डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं उस डायरेक्शन के हिसाब से इसके राइट हैंड साइड से जो नदियां आकर मिलती हैं उसके जो मुख्य जो नदियां हैं उसमें येलोस्टोन रिवर है। येलोस्टोन रिवर के जो बेसिन है उसी के अंदर एक टूरिस्ट प्लेस है, येलो स्टोन नेशनल पार्क है, जो यहाँ हमें अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। येलोस्टोन रिवर जो है वो एक तरह से मिसौरी की सहायक नदी है, यानी येलोस्टोन रिवर जो है डायरेक्ट मिसिसिपी में नहीं मिलती, वो मिसौरी नदी के अंदर जाके मिलती है और मिसौरी जो नदी है वो मिसिसिपी नदी के अंदर जाकर मिलती है। और इसकी अन्य जो सहायक नदियां जो राइट हैंड साइड से आकर मिलती है उसमें अरकानसास नदी है और कैनेडियन जो नदी है वो महत्वपूर्ण है। एक तरह से इन नदियों की जो उत्पत्ति जो हो रही है वो इस रॉकीज माउंटेन के जो पूर्वी जो भाग है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। अब अगर हम बात करें इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करें मिसिसिपी रिवर के, तो यहाँ इसके आने वाली जो मुख्य जो नदियां हैं उसमें ओहियो नदी सबसे महत्वपूर्ण है जो इधर से आके गिरती है। और ओहियो की जो महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो टेनेसी रिवर है और अन्य जो सहायक नदी है वो केंटुकी नदी है। और इन नदियों की जो उत्पत्ति होती है इसके पूर्व के अंदर, या हम ये कहें कि अपलेशियन माउंटेन के पश्चिम के अंदर ये नदियां निकलती हैं। तो इस यहाँ ये उच्चावचीय जो विभिन्नताएं हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ नक्शे में हमने उन्हीं चीज़ों को ओहियो रिवर, मिसिसिपी, मिसौरी की बात की। मिसौरी के अंदर हमने क्या कहा कि येलोस्टोन जो रिवर है इसी के अंदर आकर मिलती है और ओहियो नदी के अंदर टेनेसी जो नदी है वो इसके अंदर आकर मिलती है। और इस तरह से ये जो अटलांटिक जो अपवा तंत्र का ही एक हिस्सा है जिसको हमने यहाँ पर, और ये मिसिसिपी नदी का जो अपवा तंत्र है और इसकी जो सहायक नदियाँ जो अपलेशियन और रॉकीज माउंटेन से उत्पन्न होती है उसको हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ कुछ अमेरिका के अंदर इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है और हमने जब जो अंतर्वर्तीय पठारी भागों की बात की थी जो कि पश्चिमी जो प्रशांत महासागरीय तटीय जो रेंज वाला जो एरिया है और जो रॉकीज जो माउंटेन है उसके बीच का जो भाग है उसके अंदर हमने ग्रेट बेसिन की बात की थी। और यहाँ जो है जो लोलैंड एरिया है यहाँ का जो उच्चावच है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है और यहाँ के अंदर बहुत सारी जो खारी जो झीलें हैं जिसमें ग्रेट सॉल्ट लेक हमने पहले भी कहा था कि दुनिया की 3 सबसे खारी झीलों के अंदर इसको शामिल किया जाता है। और यहीं पर खारी झीलों के अंदर पिरामिड लेक, फ्रैंकलिन लेक, बियर लेक, उठा लेक, वॉकर लेक और सिक्योर लेक भी यहाँ ग्रेट बेसिन एरियाज के अंदर जहाँ इनलैंड ड्रेनेज है। और इन लेक्स के नाम के आधार पे यहाँ नदियाँ भी जो बहती हैं, छोटी नदियों की हम बात करें बियर, सेवियर, वॉकर, और यहाँ इस क्षेत्र की इनलैंड ड्रेनेज की सबसे बड़ी नदी जो है ये जो ग्रेट बेसिन एरिया के अंदर बहती है वो हम्बोल्ट रिवर है जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। अमेरिका के विकास के अंदर अगर हम इन नदियों के आर्थिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो हमने बात की सेंट लॉरेंस रिवर की। तो सेंट लॉरेंस जो रिवर है एक तरह से अमेरिका का जो अपलेशियन जो पार्ट है उसको जोड़ने में जो अन्य जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण जो रोल है। इसके कारण ये व्यापारिक जो अपवा तंत्र के दृष्टिकोण से सेंट लॉरेंस उत्तरी अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण रिवर है। हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की तो चाहे वो
फॉल लाइन की बात करें, जो प्रपात रेखा की बात करें, वहाँ नदियाँ जो बह रही हैं उनके द्वारा जल विद्युत का निर्माण, हम कोलंबिया रिवर की बात की हमने की, कोलोराडो रिवर की हमने बात की, फ्रेजर रिवर की बात की। तो ये सभी नदियां जो हैं जल विद्युत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अमेरिका का जो मध्यवर्ती जो मैदानी क्षेत्र है, जिसके अपवा तंत्र के अंतर्गत जो मिसिसिपी मिसोरी वाला जो क्षेत्र है, उसके नदन पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण जो एरियाज है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। धन्यवाद।